चुप हो जाओ और इधर देखो सब फटाफट। सबसे पहले तो ये बताया क्या क्या पढ़ चुके हैं हम। एक तो सबसे पहले सभ्यताएं स्टार्ट की थी हमने, फिर हम डायरेक्ट आ गए थे आधुनिक पे। आधुनिक में आने के बाद में सबसे पहले 1818 की हमने संधियां देखी थी, विभिन्न राजाओं के साथ संधियां कर ली राजाओं ने। उसके बाद में हमने 1857 की क्रांति देख ली। परिणाम देखे थे हमने कि 1818 की कुछ संधियां ऐसी थी जिसके कारण हस्तक्षेप होने लगे और 1857 की क्रांति शुरू हो गई। 1857 की क्रांति में हमने एक चीज नोट की थी कि कहीं ना कहीं जो राजा जो थे ना, वो मतलब लोगों का हेल्प कर रहे थे, हेल्प चल रही थी उनकी इनडायरेक्टली। तो राजा ये सोच रहे थे भाई यार अगर ये जीत गए, कौन जो क्रांति कर रहे हैं, तो हमारा शासन, हमारा राज शासन वापिस मिल जाएगा, और अगर ये हार गए तो हम तो यथावत स्थिति में है ही है। मतलब वो लोग ऐसे थे, न्यूट्रल थे, ठीक है, उनके कोई ना तो नुकसान हो रहा था ना फायदा हो रहा था, वो एज इट इज कंडीशन में थे। अब सबसे ज्यादा समस्या किसको हुई? तो समस्या हुई थी किसानों को, आम लोगों को। ठीक, ये बात हम पूरे सिनेरियो में हम देख चुके हैं कि सबसे ज्यादा जो नुकसान हो रहा था वो किसको हो रहा था? किसानों को हो रहा था। अब 1857 की क्रांति तो हो गई, लेकिन एक बात मैं आपको बता दूं, कभी भी कोई विस्फोट हो जाता है तो उसके कुछ न कुछ परिणाम हो जाते हैं। देखिए, दो चीजें मैं आपको पहले सिखा देता हूँ। थोड़ी सी हिंदी पढ़ लेते हैं हम उससे पहले, ठीक है? बिजली किसान आंदोलन पढ़ता है उससे पहले थोड़ी सी हिंदी में कोई मुझे दो शब्दों का अर्थ बता दो। एक तो होता है परिणाम, ठीक है, एक होता है प्रभाव। परिणाम और परिमाण में तो ध्यान है आपको, चलिए उसके बारे में बाद में बात करेंगे। पहले ये बताओ, परिणाम और प्रभाव कोई बता सकता है? ये दो अलग अलग शब्द जो है, दोनों की अलग अलग परिभाषाएं हैं, फटाफट। वेरी गुड, ये तो इंग्लिश में बता दिया आपने, हम तो हिंदी में पढ़ रहे थे। चलो वापिस बताओ कि परिणाम क्या है और प्रभाव क्या है? नहीं, आपने बोली एक परिभाषा बिल्कुल सही बोली। प्रभाव में जो आप कह रहे हैं वो होता है और परिणाम होता है। देखिए सुनिए, आपने तैयारी की, एग्जाम दिया, रिजल्ट आया, ये आपका परिणाम है। लेकिन आपने तैयारी की, परिणाम आया, आपका रिजल्ट आ गया, मतलब कंप्लीट, ठीक है। लेकिन आपने जो तैयारी की है वो आगे वाली परीक्षा में सार्थक सिद्ध हो सकता है, तो ये क्या है? उस तैयारी का प्रभाव है। तो हमेशा ये ध्यान रखना, प्रभाव के जो हम रिजल्ट देखते हैं वो मिलता है बाद में, लेकिन परिणाम इंस्टेंटली मिल जाता है हमें, ठीक है। परिणाम बिल्कुल पास में मिल जाएगा और प्रभाव देखेंगे हम बाद में। तो हमेशा ध्यान रखना, 1857 की क्रांति का परिणाम क्या था? कि वो फेल हो गई। लेकिन उसका प्रभाव क्या था? कि किसान आंदोलन और जो प्रजामंडल है उसको उन्होंने क्या किया है? उजागर किया है। ठीक, समझ में आ गई बात? तो यही कारण है कि 1857 की जो क्रांति हुई, उस क्रांति का एक प्रभाव ये भी था कि किसान आंदोलन यानी किसान लोग जागृत हो गए थे। उनको ये समझ में आने लग गया था कि अगर थोड़ी सी कोशिश की जाए ना, तो हम वो सारा कार्य कर सकते हैं जो हमें चाहिए। और हमें चाहिए क्या? कंट्रोल। किस पे कंट्रोल करना है? अंग्रेजों पे कंट्रोल करना है, राजाओं पे कंट्रोल करना है, टैक्स सिस्टम पे कंट्रोल करना है। ठीक, तो देखिए सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो आंदोलन हम पढ़ते हैं राजस्थान में, वो शुरू करते हैं बिजोलिया। बिजोलिया किसान आंदोलन शुरू करते हैं। बिजोलिया कहाँ है? तो ध्यान रखना, भीलवाड़ा में है। भीलवाड़ा में है। और हम इससे पहले ये भी देखेंगे कि बिजोलिया के पहले शासन कौन करता था। चलिए सबसे पहले हम बिजोलिया किसान आंदोलन पर थोड़ा सा आ जाते हैं। तो हम जो इस पूरे चैप्टर में, इस पूरे सिनेरियो में हम जो देखेंगे वो कौन कौन से आंदोलन देखेंगे? सबसे पहले बिजोलिया किसान आंदोलन देखेंगे, फिर बेगू किसान आंदोलन, ये इसी का परिणाम होगा। मेवाड़ खालसा, खालसा शब्द में आपको बताऊंगा कि खालसा क्या होता है। फिर बूंदी बरड़ किसान आंदोलन, अलवर किसान आंदोलन, शेखावटी या जिसे शिखर किसान आंदोलन कहते हैं वो, जयपुर, और जयपुर भी खालसा क्षेत्र किसान आंदोलन, ये हम इस पूरे दरमियान में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो मोटे मोटे हमारे हम कह सकते हैं कि 7 टॉपिक है और इसमें बहुत सारी घटनाएं हैं। ठीक है, तो ये सबसे हमारा राजस्थान का जीके का, आधुनिक का सबसे बड़ा पोर्शन जो है वो ये है। और उसके बाद में सबसे अधिक क्वेश्चन आने की संभावना रहती है। मुझे लगता है कि प्रजामंडल में सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, उसके बाद में सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं बिजोलिया मतलब किसान आंदोलन से आते हैं। दोनों का लगभग 4 क्वेश्चन 5 क्वेश्चन उसमें से आएंगे, 4-5 क्वेश्चन इसमें से भी आएंगे, इतना बड़ा पोर्शन है। बिजोलिया किसान आंदोलन अब हम शुरू करने जा रहे हैं। और बिजोलिया किसान आंदोलन, देखिए बिजोलिया जो है ऊपरमाल की जागीर थी, सबसे पहले समझ लीजिए। ठीक है, ये कौन सा क्षेत्र था? तो ऊपरमाल। कोई बताएगा ऊपरमाल का क्षेत्र कौन सा था? ऊपरमाल आपने नाम सुना होगा कहीं पे,
अलग अलग क्षेत्र पढ़ते हैं ना, जंगल क्षेत्र कौन सा है, ऊपरमाल का क्षेत्र कौन सा है, भोराट का पठार कौन सा है, ये सारी क्षेत्र आपने भूगोल में और भी पढ़ेंगे आप। तो आप ध्यान रखिएगा, ऊपरमाल जो है ये है चित्तौड़, और चित्तौड़ से जो रास्ता जाता है, चित्तौड़ से रास्ता कहां जाता है, भीलवाड़ा रास्ता जाता है। इस पूरे भीलवाड़ा क्षेत्र में जो बीच में पूरा रास्ता होगा उसे हम ऊपरमाल कहेंगे। क्यों कहेंगे? क्योंकि यहाँ की जो पहाड़ी है ना, वहां पर इस तरीके से सड़कें बनी हुई है, ठीक है, और वो क्षेत्र आपको ऐसा दिखेगा जैसे ऊपर जा रहे हैं हम, तो ऐसे ऊपरमाल कहते हैं। अब ये ऊपरमाल की जागीर किसकी थी, सबसे पहले बात करेंगे तो देखिए एक व्यक्ति था अशोक परमार। और अशोक परमार कौन था? एक व्यक्ति था, कौन था? अशोक परमार। अशोक परमार नाम का एक व्यक्ति था। ये खानवा के युद्ध में आता है, और खानवा के युद्ध में राणा सांगा के दिशा निर्देश में सभी युद्ध करते हैं। आप सभी जानते हैं 1527 में वो युद्ध होता है बाबर और सांगा के बीच में, ठीक है। अब सांगा ने ऊपरमाल की जो जागीर थी, क्योंकि अशोक परमार खानवा के युद्ध में लड़ने आया था, इसलिए उस खुशी के रूप में राणा सांगा ने ऊपरमाल की जागीर अशोक परमार को दी थी। बात क्लियर हो गई। दूसरी बात, जो पूरी ये मेवाड़ रियासत थी ना, पूरे राजस्थान में भी और पूरे मेवाड़ रियासत में भी जितनी भी रियासतें थी, देखिए मेवाड़ तो पूरा क्षेत्र है, और मेवाड़ पूरा क्षेत्र है तो पूरे मेवाड़ को 3 डिग्रीज में बटा हुआ था, 3 कैटेगरी में बटा हुआ था। तो हम ये कह सकते हैं कि फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड और थर्ड ग्रेड, ठीक है। तो ये जो ऊपरमाल, ये बिजोलिया जो क्षेत्र है, बिजोलिया ये प्रथम श्रेणी का ठिकाना था। कौन सा था? प्रथम श्रेणी का ठिकाना था। ये प्रश्न पहले आया हुआ है, ठीक है, कि बिजोलिया जो था, बेगू जो था, निम्न में से किस श्रेणी का ठिकाना था? तो ये कौन सा था? प्रथम श्रेणी का ठिकाना था। उस समय पर 2 राजा थे और 3 सामंत थे। मैंने आपको पहले की पूर्व कक्षा में बताया था कि हम किसी प्रकार से जो प्रशासन बांटेंगे, कैसे बांटेंगे? सबसे पहले ऊपर है अंग्रेज, ठीक, अंग्रेज के नीचे कौन काम कर रहे हैं? राजा। राजा के नीचे कौन काम कर रहे हैं? सामंत। सामंत के नीचे कौन काम कर रहे हैं? किसान। अब मैं आपको एक और इंटरेस्टिंग बात बता दूं, ये 8वीं क्लास की किताब में दे रखा है, मैंने 8वीं क्लास का चैप्टर डाल रखा है, उसमें मैंने पूरा सिस्टम समझाया था, और अंग्रेज क्या करना चाहते हैं, और 1757 की जो फाइट होती है प्लासी का, वो क्या कर रहा है, आप यहां से समझ लीजिए। देखिए किसान क्या करते हैं? रेवेन्यू जनरेट करते हैं। रेवेन्यू जनरेट कैसे करेंगे? मतलब रेवेन्यू थोड़ा इंग्लिश में चलेगा ना। रेवेन्यू जनरेट करने का मतलब ये है कि कोई भी किसान खेती कर रहा है, उससे जितना टैक्स मिल रहा है वो रेवेन्यू जनरेट हो गई। अब रेवेन्यू जनरेट कर रहा है तो किसान देगा किसको? तो किसान सबसे पहले देगा सामंत को। किसान डायरेक्ट राजा को नहीं देगा। सामंत क्या करेगा? राजा को देगा, और राजा क्या करेगा? अंग्रेज को देंगे। या फिर यहाँ पे जो भी बैठा होगा, ये हम क्या आधुनिक भारत की बात कर रहे हैं, अंग्रेज मुगल थे तो मुगल को देगा, ठीक है, और जो प्राचीन भारत में हिंदू राजा था वो उनको देंगे, ठीक। तो ये सारा सिस्टम चल रहा था। अब यहाँ पे सामंत जो थे, 3 सामंत के बारे में हम पढ़ेंगे, पृथ्वी सिंह, केसरी सिंह, और एक और कौन है? पृथ्वी सिंह, केसरी सिंह और कृष्ण सिंह, ठीक है, 3। और अब यहाँ पे देखिए 3 तो सामंत हैं। तो अब सामंतों को क्या कर रखा है कि इन्होंने रियासतें प्रदान की रखी है। मेवाड़ पूरा क्षेत्र है, और मेवाड़ में अलग अलग रियासतें हैं, ठीक है। इन रियासतों पे अलग अलग सामंत बैठे हुए हैं, और सामंत बैठे हुए हैं। मेवाड़ का एक राजा होगा, और उस मेवाड़ के अंदर बहुत सारे सामंत होंगे, ठीक। अब ये सामंत क्या करते हैं कि राजा को डायरेक्ट कॉन्टेक्ट करते हैं, और किसान इनको डायरेक्ट कॉन्टेक्ट करते हैं। समझ में आ रही है कहानी? चलिए, अब यहाँ पे 2 तो राजा के बारे में पढ़ेंगे। एक होगा फतेह सिंह जी, जिन्होंने फतेह सागर झील का निर्माण कराया है, फतेह सागर का निर्माण कराया है। दूसरे हैं भोपाल सिंह जी, जिन्होंने भोपाल एमबी जो हॉस्पिटल है आज के देश में हम देखते हैं, उनका निर्माण कराया है। तो 2 व्यक्ति हैं, उनके बारे में पढ़ेंगे, और 3 सामंतों के बारे में पढ़ेंगे। अब हुआ क्या साथियों, सबसे पहले क्या हुआ, मौसर का कार्यक्रम चल रहा था, और मौसर का कार्यक्रम बिजोलिया में ही एक क्षेत्र है। आप साथ साथ में लिखना भी शुरू कर दें। हेडिंग डालिए, बिजोलिया किसान आंदोलन। मैं मौसर और वो सब कहानी पे ले जाऊं, उससे पहले हम थोड़ा सा नोट कर लेते हैं, और उसके बाद हम पहले कारण पढ़ लेते हैं क्या, कि कारण क्या था, ठीक है ना। चलिए, सबसे पहले लिखिए बिजोलिया किसान आंदोलन। पहली लाइन लिखिए इसमें, बिजोलिया मेवाड़ का प्रथम श्रेणी का ठिकाना था। बिजोलिया
मेवाड़ का प्रथम श्रेणी का ठिकाना था। समझाने की गति आज थोड़ी तेज तो नहीं लग रही है? ठीक है ना? बिजोलिया मेवाड़ का प्रथम श्रेणी का ठिकाना था। नेक्स्ट लाइन लिखिए, खानवा के युद्ध में भाग लेने वाले अशोक परमार को राणा सांगा ने ऊपर माल की जागीर दी, जिसका मुख्यालय बिजोलिया था। नेक्स्ट लाइन लिखिए, बिजोलिया किसान आंदोलन के समय मेवाड़ के राजा। बिजोलिया किसान आंदोलन के समय मेवाड़ के राजा। पहले फतेह सिंह जी, दूसरा भोपाल सिंह जी। नेक्स्ट, बिजोलिया किसान आंदोलन के समय क्या हुआ? रह गया क्या पीछे? छूट गया? बिजोलिया किसान आंदोलन के समय बिजोलिया के सामंत पहला कृष्ण सिंह, सीरियल वाइज लिखना है। पहला कृष्ण सिंह, दूसरा पृथ्वी सिंह और तीसरा केसरी सिंह। ठीक है, लिख लिया? चलिए, अब पहले हम बिजोलिया किसान आंदोलन के कारणों को समझ लेते हैं। कोई ना कोई घटना होती है, उसका कोई ना कोई कारण होता है, तो यहाँ पे भी कुछ ना कुछ कारण था। बहुत ध्यान से समझना है, क्योंकि ये कारण, इसमें से मैं प्रश्न में बताऊंगा कहां से आया हुआ है। पहला कारण था उच्च भू राजस्व, यानी कि जो क्षेत्र था उसका टैक्स बहुत ज्यादा ले रहे थे, पैसा बहुत ज्यादा ले रहे थे, तो पहला कारण था उच्च भू राजस्व। दूसरा ये कारण था कि जो टैक्स ले रहे हैं वो 84 प्रकार के थे, यानी कि अलग अलग हर छोटी छोटी चीज पे आप सोच सकते हैं कि मेवाड़ में ही 84 प्रकार के कर ले सकते हैं। ठीक है, भले वो खेती करेंगे तो अलग कर है, शादी होगी तो अलग कर है, राजा आया है किसी के घर पे तो अलग टैक्स देंगे, राजा कोई नया बना है तो अलग टैक्स देंगे, लड़की की शादी है तो अलग टैक्स देंगे, लड़के की शादी है तो अलग टैक्स देंगे, मतलब 84 प्रकार के कर थे। तो इससे लोग परेशान हो गए थे। नेक्स्ट है बेगार। अब बेगार क्या होता है, कोई बता सकता है? बिल्कुल, बेगार का मतलब ये होता है कि किसी को हम काम करा रहे हैं और उसको मजदूरी नहीं देते हैं। भाई आप देखिए कि अभी भी, अब तो धीरे धीरे लगभग कम हुआ है, लेकिन हमारे गांवों में और आपके जो दादाजी वगैरह जो भी रहते होंगे, तो उनके साथ में कोई ना कोई सीजरी जिसको कहते हैं वो साथ में काम करता रहता है। ठीक है, तो उसको क्या है, विशेष कुछ मिलता ही नहीं है। और खेती करेगा, उसको कुछ भाई यार आज कुछ थोड़ा सा काम है, यहाँ पे आ जाना, आज थोड़ी सी ये डालना है, यहाँ पे आ जाना, तो उसको यह काम करा देता है, फिर पैसा नहीं देता, उसको बेगार कहते थे। तो बेगार का प्रचलन उस समय में बहुत ज्यादा था। ठीक है, क्योंकि हमारी तो इस पीढ़ी और उससे अपर पीढ़ी वाली, ये हम पापा वगैरह इनके, उनसे तो पहले वाली पीढ़ी थी, उनसे बेगार चल ही रहा है, उनसे पहले से चल ही रहा है, ये हम स्वयं जानते हैं। उसके बाद में लाटा और कुंता। अब लाटा और कुंता क्या होता है, कोई बता सकता है? यह मुख्य कारण था बिजोलिया किसान आंदोलन का, लाटा और कुंता। मैंने आपको जानबूझ के 1857 की क्रांति में नहीं बताया था, लेकिन यहाँ पे मैं आपको पूरा डिटेल्स बताऊंगा लाटा और कुंता क्या होता है। चलिए सुनिए, लाटा और कुंता क्या होता है। जैसे कि मैं कोई अंग्रेज अधिकारी हूँ, ठीक है, मैं आप लोगों के खेतों पे आया हूँ और खेतों पे आने के बाद मैं देखूंगा कि हाँ ये इतनी मक्की हो रही है, चलो ठीक है, इसका क्या है 20 किलो बोरी हो रही है, कर लो, इतना आ जाना चाहिए मेरा। 20 किलो तेरा हो रही है तो 2 बोरी मेरे यहाँ पे, मतलब 20 बोरी हो रही है तो 2 बोरी मेरे यहाँ पे आ जाना चाहिए। ठीक है, तो ये क्या होता है, लाटा और उनके बाद कुंता, मतलब खड़ी फसल को देखकर आप ये अनुमान लगा ले रहे हैं कि इतनी फसल होगी। तो किसान तो भाई पहले से परेशान कि अभी तो खड़ी फसल है, लेकिन बारिश तेज आ गई, कुछ भी हो गया, फिर कुछ खराब हो गई, तो वापिस कहाँ टैक्स कौन भरेगा?
और इस बात पे न तो अंग्रेज कुछ सुनने वाले थे, ना सामंत कुछ सुनने वाला, ना राजा कुछ सुनने वाला। ये एक बहुत बड़ी परेशानी थी। उसके साथ में ही क्या होता है कि भाई अगर फसल खराब हो भी जाए, कुछ भी हो जाए, लेकिन आपको उतना का उतना तो भरना ही है, वो तो फिक्स बात थी। अब अगर मान लीजिए किसी के फसल आपने अगर हुई 2 बोरी, कोई अंग्रेज अधिकारी आया है, सामंत आया, उन्होंने कह दिया हाँ भाई ये इतना हो रहा है और इतना मेरे यहाँ पे पहुंच जाना चाहिए 2 महीने बाद में या 3 महीने बाद में, बारिश खत्म हो जाए, जब आपके कुंता पूरा हो जाए। तो अब वहां पे हुआ ही नहीं, तो मान लीजिए उसको टैक्स तो बढ़ना ही है। अब क्या कर सकता है एक आम आदमी? तो वो जाएगा वापिस बनिए के पास में या किसी साहूकार के पास में जाएगा, फिर वहां से वापिस लोन लेगा, लोन लेके उसको चुकाएगा, फिर अगली बार में वापिस आएगा। फिर तो इस चीज को आगे से आगे लोन लेना, आगे से आगे सारा पेमेंट लेना, इसको क्या कहते हैं? डेट ट्रैप। ठीक है ना? इससे क्या होता है कि व्यक्ति उसी जंजाल में फंस जाता है। एक बार लोन लिया, वो जीवन भर उसी में घूमता रहेगा, उसका कोई कार्य होगा ही नहीं। आज भी हम बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल देख सकते हैं। तो ये एक प्रमुख कारण था, लाटा और कुंटा। अब क्या होता है कि बिजूलिया किसान आंदोलन में इन सब चीजों से परेशान तो ये लोग हो ही रहे थे। अब परेशान हुए तो समाधान क्या? अब आम लोगों को भी ये चीज पता नहीं कि होना क्या है। तो होता क्या है कि हम देखिए, सबसे पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि हम इस पूरे बिजूलिया किसान आंदोलन जो है, लगभग 44 साल बिजूलिया किसान आंदोलन चला है। ठीक है ना? कोई बच्चा बर्थ होता है, उससे आप 44 साल तक, यानी कि उसके पिताजी, उसके 2-3 बेटे बड़े हो जाए, तब तक ये किसान आंदोलन चला है। राजस्थान का एकमात्र ये आंदोलन है जो अहिंसक रूप में चला है, कोई भी इसमें हिंसा नहीं हुई है। इसलिए हम क्या करते हैं, इसको 3 पार्ट में पढ़ते हैं। और 3 पार्ट में पढ़ने के साथ साथ में ही सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये प्रथम पार्ट जो है, ये उदय का समय है। कोई भी कार्य जो होता है उसका उद्भव होता है, तो ये उदय का समय है। उदय के समय के साथ साथ में अगर उदय हो रहा है तो आसपास के लोग उससे जुड़ेंगे। तो इसके मतलब ये हुआ कि यहाँ पर स्थानीय लोग जुड़ रहे हैं। कौन जुड़ रहे हैं? स्थानीय लोग हम कहते हैं। और स्थानीय जो लोग होते हैं वही धीरे धीरे क्या हो जाते हैं? नेता बन जाते हैं। तो स्थानीय नेता यहाँ पे जुड़ रहे हैं। ठीक है। दूसरे में क्या होगा? ये मध्यकाल है और इसका उद्भव का काल है, मतलब इसके प्रगति का काल हम कह सकते हैं। ठीक है। तो ये क्या हो गया? इसके प्रगति का काल। और इसमें क्या होगा कि इन लोगों से जब पूरा नेतृत्व नहीं होगा तो दूसरे लोग भी बाहर आएंगे। कोई चीज हाईलाइट होगी तो दूसरे लोग भी आएंगे। तो ये ध्यान रखना कि ये राष्ट्रीय स्तर के नेता जो थे, राष्ट्रीय स्तर के नेता इसमें जुड़े हैं ना, जुड़े हैं। और तीसरा जो काल है, ये काल क्या है कि इसके पतन का काल है, यानी कि इस समय आते आते ही आंदोलन जो है खत्म हो जाएगा कुछ गलतियों के कारण। अब राष्ट्रीय आंदोलन माणिक्यलाल वर्मा जुड़ेंगे, विजय सिंह पथिक के हम बारे में इसमें पढ़ेंगे। ठीक है ना? फिर जमनालाल बजाज भी आएंगे। तो इन सारे लोगों के बारे में इसमें पढ़ेंगे। अब साथियों, ये मैं आपको नोट कराऊं उससे पहले एक छोटी सी मैं स्टोरी आपको सुना देता हूँ। देखिए, होता क्या है कि गंगाराम जी एक व्यक्ति है और उनके वहां पे एक मोसर का कार्य चल रहा है। कौन है? गंगाराम जी एक व्यक्ति है और इनके घर पे मोसर का कार्य चल रहा है। अब देखिए, पहले क्या होता था, आप जब भी पढ़ेंगे ना, मैं बताता हूं, मैं, है ना, पहले क्या होता था कि जब भी हम देखेंगे ना, जितने भी आंदोलन हम पढ़ेंगे, उसमें आपको एक बात कॉमन लगेगी कि यार ये लोग जो सब इकट्ठा हो रहे हैं ना, आंदोलन कर रहे हैं, इकट्ठा हो रहे हैं, मानगढ़ धाम की घटना होती है या कोई भी घटना होगी, तो मैं आपको उसके पीछे बताऊंगा कि ये जो घटना है हरियाली अमावस्या के दिन हुई है, ये जो घटना है ये प्रोग्राम हुआ है, ये घटना है इस सारी चीजों से हुई है। तो यहाँ पे भी क्या होता है, मोसर होता है और सभी लोग बैठे हुए हैं और बैठे हुए हैं लोग, तो कह रहा है यार राजा से परेशान है, सामान इतने कर लगा रहा है, ये सब कार्य कर रहा है, हम तो परेशान हो गया ना, जीव तो गले में आ गया है ना, अब हम करे तो करे क्या, इधर फसल खराब हो रही है, टैक्स चुकाने के लिए पैसा नहीं पड़ा है, हम जाए तो जाए कान, करे तो करे क्या। तो फिर उसी में से एक झिमते झिमते एक बासा बैठे हुए थे, तो वो कहे कि यार ये क्या परेशानी हो रही है, थोड़ी मेरे कानों में डालो। तो वो कहते हैं कि यार बहू जी था तो एक लाडू बतो लो और जिमो, इस चीज से आपको कोई लेना देना नहीं है। उन्होंने कहा एक बार बोलो तो सही, हो सकता है मैं कुछ आपकी मदद कर दूं। तो वो कहे कि यार ये सारी ये घटना हो रही है, 84 प्रकार के कर अलग लगा रखे हैं, हम लाटा कुंता से परेशान हैं, हम उच्च भू राजस्व से परेशान हैं। तो वो जो भाई साहब थे वो ये कहे कि यार एक काम करो, तुम राजा से क्यों नहीं मिल लेता है। तो वो कहे राजा तो यही तो है, सामंत ही तो है। वो कहता अरे सामंत नहीं है पागल, ये तो सामंत तो राजा के नीचे काम करता है। अच्छा तो इससे ऊपर भी कोई व्यक्ति होता है? वो कहता है हाँ बिल्कुल होता है। तो वो कहाँ बैठता है? तो वो मेवाड़ में बैठता है। और ये सारी बात कौन बता रहा है? ये साधु सीताराम दास। ठीक है, ये प्रमुख व्यक्ति है। इसमें प्रश्न कई बार आ चुका है, साधु सीताराम दास का संबंध किससे है? तो ध्यान रखना, साधु सीताराम दास का संबंध किससे है? बिचौलिया किसान आंदोलन से। ठीक है, अब तो प्रश्नों का स्टैंडर्ड काफी बढ़ चुका है, लेकिन फिर भी ध्यान रखना।
अब होता क्या है, ये जो आपस में जो लोग बात कर रहे हैं ना बैठ के, ये कौन है, नानजी पटेल और ठाकरे पटेल। ठीक है, अब लोग तो बहुत सारे हैं लेकिन ये दो व्यक्ति दूसरे हैं, इनको तैयार करेंगे। देखना क्या होता है, कभी भी हम कोई कार्य करते हैं तो दो व्यक्ति ऐसे बोले ढूंढते हैं हम, ताकि वो क्या वो शहीद हो सके, कि वो जो उतावले कहते हैं हम कि ये उतावल हो है थोड़ा सा, तो इसको क्या करो आगे करो, तो हाँ हाँ भाई साहब बिल्कुल ये काम मैं कर दूंगा। वही बात है। अब साधु सीताराम जो थे वो पुस्तकालय अध्यक्ष थे, ध्यान रखना। अब पुस्तकालय अध्यक्ष था तो ये भाई साहब पढ़े हुए थे, पढ़े लिखे थे, तभी तो इन्होंने राय दी कि सामंत से ऊपर भी कोई व्यक्ति है, तो ये कारण हो सकता है। अब नानजी पटेल और ठाकरे पटेल को कहते हैं कि आप लोग जाओ और राजा से मिलो, और राजा कौन, फतेह सिंह जी बैठे हुए हैं, फतेह सिंह जी बैठना और मेरे साधु सीताराम का नाम लेना। तो फिर उन्होंने कहा ठीक है फतेह सिंह जी से मिलते हैं, फतेह सिंह जी से वो लोग मिलते हैं, नानजी और ठाकरे जी पटेल। अब वहां पे मिलने के बाद में फतेह सिंह जी सोचते हैं कि यार अच्छा ये समस्या हो रही है, अब मेरे को तो कोई कहे तो मेरे को पता पड़ा है। तो फतेह सिंह जी कहते हैं काम करता हूँ मैं, कोई भी देखिए एक चीज और बता देता हूँ, कभी भी आप कहीं भी जाएंगे ना तो वहां पे जैसे कोई अपनी अपील लेके जाएंगे तो वो पहले क्या जांच आयोग बैठाता है कि आप जो कह रहे हैं वो सच है कि नहीं है। ठीक है, तो जो फतेह सिंह जी थे वो भी यही काम करते हैं। हामिद एक व्यक्ति था और हामिद को क्या करते हैं जांच अधिकारी बनाते हैं, और जांच अधिकारी बनाने के बाद में हामिद को भेजते हैं बिजोलिया में, और हामिद जब अपनी रिपोर्ट बनाता है तो हामिद कहता है भाई साहब ये बिल्कुल झूठ नहीं बोल रहे हैं, लड्डू भी खा रहे हैं, सही भी बात भी कर रहे हैं। और ये जो पूरी रिपोर्ट दी थी वो फतेह सिंह जी को दी थी, लेकिन इसका कोई विशेष महत्व मिला नहीं, उन पे कोई कार्य बना। चलिए यहाँ तक पहले अपन लिख लेते हैं, लाइट जाए उससे पहले यहाँ पर नोट कर लेते हैं। चलिए पहले सेम इंडेक्स बना लीजिए, ऐसा का ऐसा, लास्ट कारण लिख लिया था, कारण लिखो सबसे पहले। उधर है क्या, कारण लिख लिया। लिखिए, कारण लिखने के बाद में सेम इंडेक्स बनाइए, ये 3 चरणों में हम इनको बांटेंगे। ठीक है, अब ये बात समझ में आ जानी चाहिए, प्रथम चरण 1857 से स्टार्ट हो रहा है, 1941 तक हो रहा है। तो यहाँ पे आप स्वतः ही लिख लेंगे चरण जो है वो पूरा 1851 से 1941 तक है ना, ये पूरे 3 चरणों में इसको हमने बांट दिया। लिखो देख लिया। चलिए नेक्स्ट टॉपिक डालिए, प्रथम चरण, हेडिंग डालिए प्रथम चरण, और मैं लिखा हूं उस तरीके से लिखना है आपको। हेडिंग डाल दी। ठीक है, ये देखिए धाकड़ किसानों द्वारा चलाया गया था, जो लाइन हम सबसे लास्ट में लिखेंगे है ना, इसके मुख्य बिंदु और लिखेंगे लास्ट में, सारी समरी करके, समरी जब लिखेंगे ना उसमें हम सारी लिखेंगे। लिखिए, गिरधरपुरा गांव में
गिरधरपुरा गांव में मृत्यु भोज। अच्छा, मौसर के लिए पूछा था ना आपने मेरे को, हाँ तो याद नहीं दिलाया वापस आपने। मौसर कहते हैं बेटा मृत्यु भोज को। है ना, जब क्या होता है 11वां होता है और 12वां होता है, और वहां पे क्या है फेमस है, एक तो लड्डू बनते हैं और दूसरे क्या मालपे बनते हैं, है ना, लिख मत देना है। चलिए लिखिए, गिरधरपुरा गांव में मृत्यु भोज, ब्रैकेट में लिख दीजिए मौसर पर किसान एकत्र हुए। गिरधरपुरा गांव में मृत्यु भोज, ब्रैकेट में कीजिए मौसर के समय किसान एकत्र हुए। नेक्स्ट लाइन, साधु सीताराम दास की सलाह पर, साधु सीताराम दास की सलाह पर, साधु सीताराम दास की सलाह पर नानजी पटेल व ठाकरी पटेल, नानजी पटेल व ठाकरी पटेल लिखा हुआ है नाम, को मेवाड़ महाराणा से मिलने उदयपुर भेजा, को मेवाड़ महाराणा से मिलने उदयपुर भेजा। नेक्स्ट लाइन, मेवाड़ महाराणा ने हामिद को जांच अधिकारी बनाकर, हामिद को जांच अधिकारी बनाकर बिजोलिया भेजा। महाराणा मेवाड़ ने हामिद को जांच अधिकारी बनाकर बिजोलिया भेजा। हामिद ने किसानों के पक्ष में रिपोर्ट प्रस्तुत की। हामिद ने किसानों के पक्ष में रिपोर्ट प्रस्तुत की। एक सेकंड है, लिख लिया, कहां तक लिखा था? हामिद ने किसानों के पक्ष में रिपोर्ट प्रस्तुत की। अब क्या हुआ साथियों कि जैसे हामिद ने रिपोर्ट प्रस्तुत की, उसके बाद में जो सामंत था, तो सामंत हो गया नाराज, ये दोनों लोग कौन है, इसको पता करो। ये भी साधु सीताराम दास है एक तो इसमें, फिर नानजी पटेल है, ठाकरे पटेल है। अच्छा ये इतने रेर होशियार बन रहे हैं, एक काम करो, महाराणा मेवाड़ कुछ भी कहे मैं इन करों को कम नहीं करूंगा। तो किसानों ने कहा कि ठीक है, अब तो क्या हमको पता पड़ गया है कि कहाँ शिकायत करनी है, तो अब तो क्या है, अगर तू नहीं करेगा ना, टैक्स कम नहीं करेगा, तो हम क्या कर रहे हैं, खेत छोड़ के जा रहे हैं। ठीक है, खेत छोड़ के जा रहे हैं। खेत छोड़ के जाने का मतलब क्या है कि जाएंगे कहाँ, जाएंगे ग्वालियर में, क्योंकि पास में कौन सा पड़ रहा है, यहाँ पे एमपी पड़ रहा है। ठीक है, तो ये सभी किसान क्या है, ग्वालियर की तरफ मूव ऑन हो जाता है, यानी कि निकल जाता है। लेकिन फिर सामंत को फिर लगा कि यार अगर ये सब किसान ग्वालियर चले गए तो मेरा तो जो रेवेन्यू आ रहा है वो भी बंद हो जाएगा, तो इसको कुछ ना कुछ समझौता करना पड़ेगा। तो वहां पे क्या करता है, जो सामंत था उसने एक बार पुनः समझौता कर लिया। लेकिन क्या हुआ, कुछ ही समय बाद, जैसे ही कुछ समय बीता, उसके बाद में एक चौरी कर लगा दिया गया। चौरी कर का मतलब क्या है, देखिए अब शादी होती है तो शादियों में क्या चौरियां बनाई जाती है। तो जो सामंत था कृष्ण सिंह, उसने ये कहा था कि अगर लड़की की शादी होगी तो लड़की की शादी पर 5 रुपए आपको टैक्स देना पड़ेगा। पहले से इतने सारे टैक्स हैं, उसके बाद में 5 रुपए लड़की के शादी वाले को और देना पड़ेगा, जिसे हम चौरी कर देते हैं। ठीक है, चौरी कर तो निकली जैसे तैसे, लेकिन फिर भी चौरी कर भी दे रहे हैं सब कुछ, वो जो जेल ही रहे हैं उनको क्या कर सकते हैं। लेकिन फिर एक पृथ्वी सिंह नया शासक बन जाता है और वो तलवार बंदाई का रिकॉर्ड लगा देता है 1906 में, 3 साल के गैप में ही तलवार बंदाई जैसे ही कर लगाता है। अब तलवार बंदाई का मतलब क्या है कि जो भी नया सामंत बनेगा उसको हरजाने के रूप में पैसा देना पड़ेगा। ठीक है, अब ये क्या, जैसलमेर रियासत जो थी उसके अतिरिक्त पूरे राजस्थान में वसूला जाता था। ठीक है, हुक्मनामा कहते थे जोधपुर में, मारवाड़ में इसको, और यहाँ पे मेवाड़ में क्या कहते थे, तलवाई बंदर कहते थे। लिखिए पहला चौरी कर, लिखिए चौरी कर
1903 कृष्ण सिंह। लिखिए इसमें 1903 में 1903 में कृष्ण सिंह द्वारा 1903 में कृष्ण सिंह द्वारा लड़की की शादी पर 5 रुपए कर लगा दिया था। 5 रुपए कर लगा दिया था। नेक्स्ट लिखिए तलवार बंदाई। तलवार बंदाई 1906। नया सामंत बनने पर रियासत को दिया जाने वाला नवीनतम कर या शुल्क कहें तो शुल्क कह सकते हैं, इसको एक ही बात है। आप एक और चीज से इसे समझ सकते हैं, उत्तराधिकारी शुल्क भी लिख लीजिए ब्रैकेट में, उत्तराधिकारी शुल्क। आपको क्या ध्यान रह जाएगा, ये जो तलवार बंदी था ना, इसमें ही उत्तराधिकारी शुल्क। ठीक है। नेक्स्ट लिखिए, मेवाड़ रियासत में इसे तलवार बंधाई। नेक्स्ट लाइन से लिखना है ना। हाँ, मेवाड़ रियासत में इसे तलवार बंधाई स्लैश करके लिखे नजराना। मतलब आपके ऑप्शन में दोनों आ जाए, तलवार बंधाई कब हुई, कब लागू की गई थी मेवाड़ रियासत में या बिजोलिया में। मेवाड़ तो नहीं पूछेगा, बिजोलिया में पूछेगा, बिजोलिया में या नजराना भी पूछ सकता है, तो दोनों एक ही चीज है। ठीक है। नेक्स्ट लाइन लिखिए, तलवार बंधाई नजराना कहते थे। ठीक है, कहते थे। नेक्स्ट लिखिए, मारवाड़ में इसे हुक्मनामा लिखा हुआ है, ये हुक्मनामा या पेशकशी, हुक्मनामा या पेशकशी कहते थे। जैसलमेर के अतिरिक्त सभी रियासतों में यह कर लगाया जाता था। जैसलमेर के अतिरिक्त सभी जगह या सभी रियासत में यह कर लगाया जाता था। नेक्स्ट लिखिए, 1906 में, यह हम मेवाड़ के बारे में बात कर रहे हैं। 1906 में सामंत पृथ्वी सिंह ने 1906 में सामंत पृथ्वी सिंह ने यह कर जनता पर लगा दिया था। यह कर जनता पर लगा दिया था। अब देखिए, आंदोलन लिख लिया। अब सुनिए, इधर क्या होता है कि ये जो आंदोलन चल रहा है उसमें जो स्थानीय नेता थे, ठीक है, स्थानीय नेता थे, उनका तो एक बार ट्रीटमेंट कर दिया था, ठाकरे पटेल और नानजी पटेल का। साधु सीताराम बचे हुए थे। अब देखिए, लगातार जो स्थानीय नेता थे वो जुड़ते ही जा रहे थे। तो 2 व्यक्ति थे, टोटल तो 3 व्यक्ति थे, लेकिन 2 व्यक्तियों पर कार्यवाही बिठाएंगे। एक था फतेहकरण चारण, दूसरा था ब्रह्मदेव और एक प्रेमचंद्र। फतेहकरण चारण और ब्रह्मदेव जो थे उनको रियासत से निष्कासित कर दिया था इन्होंने। ठीक है, निष्कासित कर दिया था। और एक व्यक्ति जिसके बारे में पता चला सामंत को कि ये इन व्यक्तियों को उठाने वाला व्यक्ति कौन है असल में, तो फिर पता चला कि वो जो बादशाह लड्डू खा रहे थे वो सीताराम दास थे। साधु सीताराम दास थे।
तो फिर सामंत कहेगा अच्छा मतलब हमारी ही नौकरी कर रहा है, फिर भी क्या कर रहा है कि ये हमसे जिस थाली में खा रहा है उसी थाली में छेद कर रहा है। तो इसको सबसे पहले क्या करो कि जो पुस्तकालय अध्यक्ष बना रखा है, पुस्तकालय अध्यक्ष बना रखा है, इस चीज से इसको निष्कासित कर दो। तो इन्होंने क्या किया, साधु सीताराम दास जो थे उनको पुस्तकालय की नौकरी से निकाल दिया था। अब इस पूरे चरण में क्या हुआ, ये चरण यहीं तक रहता है। और इस पूरे चरण में क्या हुआ, किसान ये समझ चुके थे कि हम भी अपनी आवाज उठा सकते हैं। ठीक है, तो ये पूरा पहला चरण था। तो लिखिए इसमें नेक्स्ट लाइन, स्थानीय नेता। स्थानीय नेता, पहला नाम फतेहकरण चारण। फतेहकरण चारण, ध्यान रखना कंफ्यूज नहीं होना है, फतेहकरण चारण भी इसी में है और फतेह सिंह जी भी इसी में है ना। फतेहकरण चारण। दूसरा है ब्रह्मदेव, दूसरा ब्रह्मदेव, तीसरा प्रेमचंद्र, प्रेमचंद्र। नेक्स्ट लाइन लिखिए, फतेहकरण चारण एवं ब्रह्मदेव को रियासत से निष्कासित कर दिया गया। फतेहकरण चारण और ब्रह्मदेव को रियासत से निष्कासित कर दिया गया। साधु सीताराम, नेक्स्ट लाइन, साधु सीताराम दास को, साधु सीताराम दास को पुस्तकालय की नौकरी से, साधु सीताराम दास को पुस्तकालय की नौकरी से निकाल दिया गया। नेक्स्ट लाइन, इस चरण में किसानों ने, इस चरण में किसानों ने अपने अधिकारों के प्रति जागरूकता आई। इस चरण में किसानों में अपने अधिकारों के प्रति जागरूकता आई तथा सामंत विरोधी भावना का प्रचार हुआ, तथा सामंत विरोधी भावना का प्रचार हुआ। समय की कोई दिक्कत तो नहीं आप लोगों को? थोड़ी देर और पढ़ लें, चलिए समझ लेते हैं। पहले यहां से पहला चरण समाप्त हो जाता है। हम ये देखते हैं कि स्थानीय जो नेता है वो यहाँ पे जुड़ चुके हैं। अब द्वितीय चरण आएगा। ठीक है, क्या हुआ, कोई दिक्कत है टाइम की? नहीं है, ठीक है, 15-20 मिनट और देखिए। अब यहाँ पे क्या होगा, द्वितीय चरण शुरुआत होगा। और द्वितीय चरण में जो मैंने आपको बताया था कि ये प्रभाव का काल है। प्रभाव का काल यानी कि इनके एकदम ग्राफ ऊपर की तरफ जाएगा। यानी कि हम देखें ये ग्राफ जो जा रहा है ना, वो इस तरीके से जा रहा है, फिर इस तरीके से आ जाएगा। ठीक है, अब इस समय पे जो राष्ट्रीय नेता हैं वो आएंगे। अब हुआ क्या साथियों कि ये जो विजय सिंह पथिक है, ये असल नाम इनका विजय सिंह पथिक नहीं है। ठीक है, असल नाम इनका क्या है, भूप सिंह। क्या है, भूप सिंह। और ये काफी दफा परीक्षा में पूछा गया है कि विजय सिंह पथिक का असली नाम क्या है। बहुत सारी परीक्षाओं में पूछा गया है, बेस्ट टू बेस्ट लेवल इनके लिए यही पूछते हैं। ठीक है, अब हुआ क्या कि भूप सिंह जी जो थे ये थे थोड़े से हिस्ट्री टाइप के, और इन्होंने क्या किया कि अलग अलग जगह दंगे चल ही रहे थे, तो ये एमपी में इनको क्या पकड़ लिया गया। और भूप सिंह जी को जैसे ही पकड़ा और साथ में इनके जो साथी थे, अब भूप सिंह जी कहे कि यार यहाँ पे अगर अपन रह गए तो हम देश के लिए कुछ नहीं कर पाएंगे, तो कैसे न कैसे करके यहाँ से निकलना पड़ेगा। अब भूप सिंह ने क्या हुआ कि पगड़ी वगड़ी बांधी, दाढ़ी वाड़ी थोड़ी सी बढ़ाई और वो चला आया राजस्थान में। और राजस्थान में और के आज से मैं विजय सिंह पथिक के नाम से जाना जाऊंगा। ठीक है, अब विजय सिंह पथिक के नाम से जाना जाएंगे वो तो ठीक है, लेकिन अब उनके तो क्या है कि उछाल मछली थी। कुछ न कुछ छोटे बच्चे होते हैं शैतानी, अब थोड़ी देर शैतानी नहीं करे तो उनके दिमाग में आता है क्या करूं, कहाँ करूं। तो ये कहाँ वो पड़ी आटे की, कहाँ तगारी कहाँ पड़ी है, मैं कुछ ना कुछ तो इसमें। अब विजय सिंह जी भी यही थे। अब उन्होंने कहा कि यार कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, किसी न किसी चीज से मिलना पड़ेगा, मतलब कहाँ न कहीं जुड़ना पड़ेगा।
तो उनके साथी ने कहा यार विजय सिंह जी आप यहाँ पे तो आ गए हो, तो आपकी सबसे ज्यादा जरूरत बिजुलिया में चल रही है अभी, और आप ये काम करो बिजुलिया से जुड़ो। बिजुलिया से जुड़ोगे तो उनको क्या नेतृत्व मिल जाएगा, क्योंकि यहाँ पे अभी तक नेतृत्व करने वाला कोई नहीं, क्योंकि साधु सीताराम दास है उनको निकाल दिया है, निष्कासित कर दिया है। फतेहलाल जो चारण है उनको निकाल दिया है। अब यहाँ पे आप कुछ ना कुछ करके बिजुलिया पहुंच जाओ। तो ये भूप सिंह जी जो है, ये विजय सिंह जी पथिक हैं, ये बिजुलिया से जुड़ जाते हैं और बिजुलिया यहाँ पे चले जाते हैं और इनके साथ में कौन जाते हैं, तो माणिक्यलाल वर्मा। माणिक्यलाल वर्मा को हम एकीकरण तक पढ़ेंगे, ठीक है, एकीकरण तक राजस्थान का साथ देंगे। तो विजय सिंह पथिक जैसे बिजुलिया के अंदर पहुंचे तो एक क्या होता है कि जो बड़े नेता होते हैं ना, तो वो चीजों को ऑब्जर्वेशन करता है कि आखिर चल क्या रहा है। जब भूप सिंह जी ने पूरा बिजुलिया किसान आंदोलन देखा तो उन्होंने कहा यार इतने समय से आंदोलन चल रहा है, लगभग हम देख रहे हैं 1897 से चलता आ रहा है, तो आखिरकार क्या दिक्कत है कि 1916 तक ये चल ही रहा है। तो उनको एक चीज पता चलती है कि इसमें नेतृत्व की कमी है, कि इसमें, और दूसरा क्या है कि जो बूढ़े हैं और जो जवान हैं उन दोनों के कभी भी आपस में नहीं बनेगी, तो इन दोनों को भी क्या करो कि कुछ ना कुछ काम करो, काम दो। तो अब ये भूप सिंह जी क्या करते हैं कि सबसे पहले तो ये डिसाइड करते हैं कि जो नेतृत्व है उसको थोड़ा व्यवस्थित किया जाए। व्यवस्थित करने के साथ में ही 1917 में, ये 1916 में तो आ गए, एक साल तक इन्होंने ऑब्जर्वेशन किया, फिर ऊपर माल पंच बोर्ड की स्थापना की। तो प्रश्न सीधा आता है ऊपर माल पंच बोर्ड की स्थापना कब होती है, तो 1917 में होती है। किसके द्वारा होती है, तो विजय सिंह पथिक के द्वारा होती है, ठीक है। अब ये ऊपर माल पंच बोर्ड की स्थापना तो कर ली, लेकिन अब यूं तो है नहीं कि वो खुद अध्यक्ष ले जाएंगे। तो ध्यान रखना, विजय सिंह पथिक ने ऊपर माल पंच बोर्ड की 1917 में स्थापना की। कब की, कहाँ की, तो बेरी साल में की थी, और किस दिन की थी, और हरियाली अमावस्या के दिन की थी। बात समझ में आ गई। एक कार्यक्रम मौसर पे चल रहा है, एक कार्यक्रम हमारे हरियाली अमावस्या पे, क्योंकि यही वो दिन है जब आपस में लोग क्या होते हैं, इकट्ठे होते हैं और लोगों को बात समझाई जाती है। बाकी यूं तो है नहीं घर में से पकड़ पकड़ के लाएंगे, कोई सामूहिक कार्यक्रम होगा तभी उनमें। और फिर विजय सिंह पथिक ने कहा कि यार मन्ना लाल जी आप एक काम करो, इसके अध्यक्ष बन जाओ। तो मन्ना लाल जी कहते हैं आप तो फ्री, हाँ, तो आप क्या करें, यहाँ पे ज्वाइन कर लेते हैं इसको। तो ऊपर माल जो पंच बोर्ड है इसकी स्थापना कर ली। अब ऊपर माल पंच बोर्ड स्थापना कर ली तो वहां पे सब सीनियर सिटीजन, बड़े बड़े लोग, और वो अपनी आइडियोलॉजी पे चलता है। अब युवा कहाँ जाए, तो विजय सिंह पथिक ने सोचा यार कि युवाओं के लिए भी कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, क्योंकि ये अगर युवा अगर कुछ हो गया, क्योंकि देखिए युवाओं को किसी भी आंदोलन में जो धकेलना होता है ना वो तो बहुत आसान होता है, लेकिन युवाओं को वहां से निकालना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि युवा क्या होता है, उपद्रवी होता है, और वो अगर आंदोलन में घुस गया तो ये फिक्स है कि वो या तो बिगाड़ेगा या कुछ ना कुछ तहस नहस करेगा, ठीक है। तो उनको कंट्रोल करना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो उन्होंने फिर उसी के लिए युवाओं के लिए क्या किया, ऊपर माल सेवा समिति। अब युवाओं का काम क्या है, सेवा करो। क्या करो कि भाई कोई बड़े लोग आ रहे हैं तो दरिया बिछाओ, ठीक है, उनके लिए फूल माला लेके आओ, नाश्ता लेके आओ, एक समोसा एक्स्ट्रा लेके आओ। तो ये क्या करेंगे, युवा करेंगे। इसीलिए आप जितनी भी पार्टियां हैं, भले बीजेपी हो, भले कांग्रेस हो, भले कोई भी पार्टी हो, उनकी हम एबीवीपी देखते हैं, एनएसयूआई देखते हैं, तो ये सब क्या है, युवा संगठन है, ताकि ये भी क्या कुछ ना कुछ कार्य करते रहे। और युवाओं को मोस्टली काम क्या कराते हैं, उनके खुद के तो बेके पड़ी हुई होती है, बेके है नहीं कि उनके तो पढ़ने लिखने का तो कुछ है नहीं। तो हमारा जब पता हो 2017 के आसपास में एमए की डिग्री कर रहा था, तो हमारा यही कुछ चल रहा था कि जो ये संगठन है ना, जितने भी चुनाव है जो अभी हाल फिलहाल चर्चा में ही है, तो उनको यथावत रखना चाहिए या बंद कर देना चाहिए। तो मेरे अकेले का एक भाषण था कि उसको बंद कर देना चाहिए, ठीक है। वो सारे नेता तो थे ही, और उसमें कारण मैंने बहुत सारे बताए। तो मैंने उनमें एक प्रमुख कारण बताया था कि जो युवा नेता बनता है ना, वो नेता के आप फिक्स है कि 2 या 3 बेक लगी हुई होगी, और ये सब जगह देखेंगे आप। भाई हमें नेता किस प्रकार का चाहिए, या पढ़ा लिखा हो। आज नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट जो है वो सबसे ज्यादा आप देखेंगे सिविल सर्विस वाले जो लोग हैं जो रिटायर्ड हो जाए, अजीत डोभाल को देख लीजिए, सबसे कम उम्र में आईपीएस ऑफिसर लगे थे, फिर उन्होंने अपने अलग अलग देशों में सेवाएं दी है। आज जो विदेश मंत्री है एस जयशंकर, वो आईएफएस अधिकारी रह चुके हैं। वो क्या कर रहे हैं कि इसमें एडमिनिस्ट्रेशन वाले लोगों को जोड़ रहे हैं। इसीलिए ये 3 लोग जो है, अजीत डोभाल, नरेंद्र मोदी और तीसरा विदेश मंत्री, ये 3 लोग इतने खतरनाक है कि ये पूरे विश्व को जानते हैं। इसलिए जो है ना, डोनाल्ड ट्रंप 50% टैरिफ लगाने के बाद भी इतना घबरा रहा है। तो यही कारण है कि युवाओं को भी व्यवस्थित करना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो ऊपर माल सेवा समिति और की बना दी, और ये किसके लिए थी, तो युवाओं के लिए थी। तो फिर एक प्रश्न आ जाता है कि ऊपर माल सेवा समिति किसके द्वारा बनाई गई, तो विजय सिंह पथिक के लिए बनाई गई थी। अब यहां से प्रश्न कैसे आएगा कि निम्न कथन में से सत्य का चयन कीजिए। पहला कथन है ऊपर माल पंच बोर्ड की स्थापना विजय सिंह पथिक ने की। दूसरा प्रश्न, ऊपर माल पंच बोर्ड की ऊपर माल सेवा समिति की स्थापना विजय सिंह पथिक ने की।
उपरमाल पंच बोर्ड के अध्यक्ष मन्नालाल थे। उपरमाल पंच बोर्ड उपरमाल सेवा समिति जो थी युवाओं के लिए थी। और अंतिम आ गया है कि सभी सही है। तो अब कथन सारे सही है इसमें, ठीक है। पंच बोर्ड भी विजय सिंह पथिक ने की थी, इसमें ये विजय सिंह ने की थी और 1917 में की थी और मन्नालाल पटेल इसके अध्यक्ष भी थे, ठीक है। अब ये तो कर लिया। अब क्या होता है, युवाओं को व्यवस्थित कैसे करना है। देखिए बड़े जो लोग होते हैं ना, वो तो क्या है कि आइडियोलॉजी उनकी फिक्स होती है कि हमें किस तरीके से काम करना है। युवाओं को बताना पड़ता है कि आप ये काम करेंगे। तो उन्होंने क्या, ऊपर माल का डंका नाम से एक पर्चा छपाया और पर्चा छपाने के बाद में उन्होंने कहा कि ये युवा जितने भी है आपको क्या करना है, इनको बांटना है। अब कोई व्यक्ति बांटेगा कोई चीज, तो अब जैसे मेरे जैसे हो गया तो मैं क्या करूंगा, जो बांट रहा हूँ उसको पहले पढ़ू तो सही है ना। तो उसको पढ़ूंगा तो उनको समझ में आ जाएगा, अच्छा ये कार्यक्रम ऐसे ऐसे चलेगा। तो उन्होंने क्या कहा, ये पर्चा है और ये आप बांटो। तो ऊपर माल का डंका ये क्या है, एक पत्र है। और ये किससे संबंधित है, तो ये बिजुलिया किसान आंदोलन से संबंधित है, ये बात ध्यान रखें। अब क्या होता है कि अब इतना सारा कार्य चल रहा है, तो देखिए हर क्षेत्र की अपनी अपनी एक सभा है। सभा का मतलब ये है कि कोई ना कोई ऑर्गेनाइजेशन बना हुआ है। ऑर्गेनाइजेशन तो समझते हैं आप, संगठन समझते हैं, संगठन बना हुआ है। तो इसी प्रकार से राजस्थान के दो बड़े संगठन थे, एक तो राजपूताना मध्य भारत सभा और एक राजपूत सेवा संघ। दो बड़े संगठन थे। ये दोनों बड़े संगठन क्या हो जाते हैं, इस बिजुलिया किसान आंदोलन से जुड़ जाते हैं। कहानी बिल्कुल धीरे धीरे समझ में आ रही है। चलिए अब इस कहानी को हम लिखित रूप दे देते हैं। लिखिए द्वितीय चरण। द्वितीय चरण में क्या हुआ, इतना सा लिख देते हैं, फिर आपकी छुट्टी हो जाती है, ठीक है। 1915 से 1923 तक। पहली लाइन लिखिए। 1916 में विजय सिंह पथिक एवं माणिक्यलाल वर्मा आंदोलन से जुड़े। 1916 में विजय सिंह पथिक और माणिक्यलाल वर्मा आंदोलन से जुड़े। विजय सिंह पथिक, नेक्स्ट लाइन। विजय सिंह पथिक इस समय ओछड़ी एक स्थान का नाम है, ओछड़ी। और यहां विजय सिंह पथिक क्या कर रहे हैं, यहां पे विद्या प्रचारिणी सभा हाँ ओछड़ी में। ओछड़ी एक स्थान है, जैसे बेतला एक स्थान है, बड़गांव एक स्थान है, उस तरीके ओछड़ी एक स्थान है। वहां पर एक संगठन चला रहे हैं, जैसे उपरमाल में भी चलाएंगे ना, उसी प्रकार से एक संगठन चलाते हैं, जिस संगठन का नाम विद्या प्रचारिणी सभा है। विद्या प्रचारिणी सभा चला रहे थे, विद्या प्रचारिणी सभा चला रहे थे। नेक्स्ट लाइन लिखिए। पथिक ने 1917 में उपरमाल पंच बोर्ड की स्थापना की। पथिक ने 1917 में उपरमाल पंच बोर्ड की स्थापना की, ठीक है। अब इसी में नीचे लिखना है स्थान। सबसे पहले कौन सा, ये जो देख रहे हैं ना, इसी में सबसे पहले लिखेंगे स्थान, फिर दिन, ठीक है। पहले स्थान लिखिए। स्थान बेरीसाल, ये लिखा हुआ है ना, ये बेरीसाल। दूसरा दिन हरियाली अमावस्या, अध्यक्ष मन्नालाल पटेल। मन्नालाल पटेल एक ही बात है ना, कहीं मन्ना पटेल लिखा होगा, कहीं मन्नालाल पटेल लिखा होगा, कोई फर्क नहीं पड़ता। मन्नालाल रावत हमारे हैं, सांसद हैं यहाँ से उदयपुर से, उन्हीं के नाम से याद कर लेना है। पता भी है कि नहीं है? हाँ सर है, आप कह रहे हो तो हो गई। चलिए लिखिए नेक्स्ट लाइन। पथिक ने उपरमाल सेवा समिति नामक युवाओं का संगठन बनाया
ऊपरमाल सेवा समिति नामक युवाओं का संगठन बनाया, युवाओं का संगठन बनाया तथा ऊपरमाल का डंका, ये लिखा हुआ है, ऊपरमाल का डंका नामक पर्चा प्रकाशित किया, नामक पर्चा प्रकाशित किया। नेक्स्ट लाइन लिखिए, राजपूताना मध्य भारत सभा, राजपूताना मध्य भारत सभा व राजस्थान सेवा संघ आंदोलन से जुड़े। राजपूताना मध्य भारत सभा व राजस्थान सेवा संघ आंदोलन से जुड़े। ये राजपूताना मध्य भारत सभा और राजस्थान सेवा संघ है ना, इनको भी मैं आपको पढ़ाऊंगा, है ना, और डिटेल से पढ़ाऊंगा। अगर नहीं पढ़ाऊंगा तो भी यूट्यूब पर मैं वीडियो जरूर अपलोड कर दूंगा इसका, क्योंकि इसमें से हमेशा प्रश्न आता है और बहुत कम लोग जो है वो इसको पढ़ाते हैं, मतलब अलग से पढ़ाते हैं। तो मैंने क्या इसको अलग से तैयार कर रखा है। तो जो भी संगठन है राजस्थान के प्रमुख बड़े बड़े, तो उनको 2-3 संगठन ही है, तो उनको मैं अलग से क्लास रखूंगा। चलिए आगे कुछ पढ़ना है या फिर बस थक गए? चलिए राजपूताना मध्य भारत से आगे फिर कल पढ़ते हैं।